नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के थाना सिधारी व एसओजी की संयुक्त टीम ने शाहगढ़ में लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के जेवरात, नकदी, तमंचा, कारतूस आदि सामान बरामद किया है। सिधारी थाने के प्रभारी निरीक्षक बीरेंद्र कुमार वर्मा में हमरा को सूचना मिली कि 3 नवंबर को शाहगढ़ में जो लूट की घटना कारित किए हैं, वे अपराधी इस समय लूट के सामान के साथ कहीं बाहर जाने की फिराक में बैठौली पुल से कुछ पहले दाहिने तरफ रास्ते पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों टेनी उर्फ सरताज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आविद साकिन आदर्श नगर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ और शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज पुत्र मोहम्मद अजीज निवासी खास बाजार थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूट व चोरी के करीब 1.5 लाख के जेवरात, 11,000 रुपए नकद, तमंचा व कारतूस बरामद किया। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि लूट की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लूट के सामान, असलहा व कारतूस बरामद हुआ है। एसपी ने बताया ये काफी शातिर किस्म के लुटेरे हैं। ये 4 पहिया वाहन से चलते हैं और खासकर जिन घरों के लोग कहीं बाहर चले जाते हैं या सुनसान वाले इलाके में बने घरों में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, आज थाना सिधारी से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है टेनी उर्फ सरताज और ये आदर्श नगर मोहल्ला थाना जियनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं शेरू उर्फ महफूज, ये भी थाना जियनपुर के रहने वाले हैं। और इनसे जब पूछताछ किया गया डिटेल में, क्योंकि एक घटना हुई थी यहाँ पे थाना सिधारी में, एक सनसनीखेज टाइप की घटना थी, जिसमें घर में घुस के इन लोगों ने वहाँ पे 2 महिलाओं के साथ में और एक पुरुष थे, उनके साथ में मारपीट भी किया गया और वहाँ से फिर लूट की इन्होंने घटना कारित की थी। इसी घटना पे हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही थी, सीओ सिटी के नेतृत्व में और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में। हमारी एसओजी की टीम और थाना की टीम के माध्यम से इन सब लोगों के बारे में जो जानकारी की गई मुखबिर के माध्यम से, तो ये पता चला कि ये जो घटना है इसको 3 लोगों ने कारित किया गया था, जिसमें एक टेनी और सरताज थे और दूसरे शेरू उर्फ महफूज हैं, और एक इनमें से अभी आज उनको वांछित किया गया है, सालिम, जो कि थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया था, और साथ ही साथ इस घटना के साथ साथ इन लोगों ने पूर्व में भी 2 घटनाओं में चोरी की घटनाएं की थी। जो एक घटना है ये थाना सिधारी की 2 घटनाएं हैं। एक तो 3/11 को जो लूट की घटना हुई थी, इसके अलावा 8/10 को एक चोरी की घटना हुई थी, इसके अलावा 12/10 को एक मुबारकपुर थाना क्षेत्र में भी एक चोरी की घटना हुई थी। ये तीनों घटनाओं को इन द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया है, और ये जानकारी मिली कि इनके पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है, और उस स्कॉर्पियो गाड़ी से रात्रि में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो ऐसे जो घर होते हैं या तो सुनसान होते हैं जिसमें कोई रहता नहीं है, या फिर ऐसे घर जो कि थोड़े से आइसोलेशन में है और गाँव में जो बाहरी क्षेत्र में बने हुए हैं, उन घरों के टारगेट बनाते थे। और इनके द्वारा पशु चोरी की भी घटनाएं पूर्व में की जाती रही है। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास भी है। जो टेनी ऑफ सरताज है, इसके करीब 9 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें चोरी के हैं और इसके अलावा जो वाहन चोरी के और अन्य इस तरह के आपराधिक इतिहास है इनका। और जो शेरू उर्फ जो महफूज है, इनका भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो सालिम है उसका भी आपराधिक इतिहास है। 3 लोगों के द्वारा पूर्व में इस तरह की घटनाएं कारित की जाती रही है। उस दिन इन लोगों ने वहाँ पे घटना से पहले वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रही थी उस गांव में, तो वहाँ
इन्होंने पहले ट्राई किया कि लोग जो घर खाली थे उनमें जाके घटना करते, लेकिन ये कर नहीं पाए। उसके बाद में रात्रि में करीब 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने इस घर में पीछे की तरफ से एंट्री किया, खेतों की तरफ से, और वहाँ से चोरी करने का प्रयास करे थे। इसी में जो वादी है वो उनकी नींद खुल गई थी और फिर उन लोगों ने इनसे बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उनके साथ में मारपीट किया। और उसके बाद में वहाँ से ये उनके जो ज्वेलरी है उनको लेके चले गए, और एक औरत के कान में उस समय एक झुमका था, उसको भी उनके द्वारा तोड़ दिया गया था। तो एक काफ़ी गंभीर प्रकार की घटना थी। उसके बाद में सब लोग ये वहाँ से जो सिधारी के पास में जो रोड है वहाँ पे आके और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के ये लोग वहाँ से चले गए थे। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो जो सिधारी में जो 3/11 की जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र मिला है, एक करधनी सफ़ेद धातु की मिली है और करीब 10,000 रुपये से संबंधित मिले हैं। और जो सिधारी में जो 8-10 की जो घटना हुई थी उसमें एक अंगूठी, एक बिछिया और एक सफ़ेद जो पायल है वो इनके पास से बरामद हुई है, करीब 1,000 रुपये मिला है। और जो मुबारकपुर वाली जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र और एक लॉकेट और एक जोड़ी पायल वहाँ से बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। और अभी इनके पास से ये जानकारी मिल रही है कि इनके पास 2 स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर की, जिससे कि ये रात्रि में इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देते हैं, वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। और एक इनका जो साथी है सालिम पुत्र इजहार, ये थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं, इनकी इसमें वांछित किया गया है और इन पे अभी 25,000 रुपये का इनाम भी इसमें तत्काल इन पे किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों जो लोग हैं काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इन्होंने कई यहाँ पे पूर्व में घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और इस तरह की जो घटना है वो काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना है, जिसमें कि न केवल इन्होंने चोरी की और चोरी करने के बाद में लूट की तरीके से उस घटना को कारित किया और फिर जो वादी है उसके साथ मारपीट भी किया। और प्रथम दृष्टया ये घटना काफ़ी गंभीर प्रकृति की लग रही थी और ये भी लग रहा था कि कोई ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। लेकिन जब इसमें सारी चीज़ों की जब जांच की गई तो इन लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है और इन्होंने इस घटना को कारित किया जाना भी स्वीकार किया गया है। इसमें हमारी एसओजी टीम ने, हमारी जो थाने की टीम है और हमारे क्षेत्राधिकारी, इन सब लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया और तब जाके इस घटना का अनावरण हो पाया। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के लाल डिग्गी बांध से राम जानकी मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग के किनारे मंगलवार को बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। बता दें कि करीब 3 माह पूर्व तहसील प्रशासन ने बाढ़ खंड की भूमि को जेसीबी से हटवाया था। मामले में मौके पर रह रहे स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया था। हालांकि बाद में कार्रवाई कर रोड किनारे कुछ भाग पर बने निर्माण को ही गिराया गया था। इसके बाद तहसील प्रशासन ने नापी कर रोड के दक्षिणी तरफ के अन्य निर्माण पर भी लाल रंग से प्लस का निशान लगाकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी थी। एक हफ्ते पूर्व भी एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता आईएएस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया था और मामले में बाढ़ खंड की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया था। तभी कार्रवाई की अटकल लग रही थी। मंगलवार को एक बार फिर से मौके पर जेसीबी संग बाढ़ खंड व तहसील की टीम पहुंच गई। लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जेसीबी से पहले से पड़े मलबे को एक बार फिर से हटाया गया। मामले में एसडीएम सदर ने बताया कि यह बाढ़ खंड विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पहले के हटाए गए अतिक्रमण के पड़े मलबे को हटाया जा रहा है ताकि दोबारा उसी स्थल पर कोई अतिक्रमण न किया जा सके। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बा में सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल को अवैध रूप से संचालित पाए जाने पर एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता आईएएस के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील किया। इस दौरान मौके पर मुबारकपुर थाना पुलिस के साथ ही नगर पालिका मुबारकपुर की भी टीम मौजूद रही। खास बात है कि 1 माह पूर्व भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, तब भी सीएमओ ने इस पर कार्रवाई की थी। इसके बाद फिर से संचालन शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को जैसे ही एसडीएम सदर के नेतृत्व में टीम ने वहां पर धावा बोला, वहां पर हड़कंप मच गया। वहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अस्पताल बनाकर स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही थी। एलोपैथिक पद्धति से वहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। आईसीयू कक्ष से लेकर ऑपरेशन की सुविधा चल रही थी। लेप्रोस्कोपी पद्धति से इलाज आदि का बैनर लगा था, जबकि यूनानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा था।
इस दौरान एसडीएम सदर ने नगर पालिका के जेई को भी बिल्डिंग के संबंध में कई निर्देश दिए और मानक की अनुरूप इसके न बनने पर जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। मौके पर मौजूद अस्पताल के व्यक्ति से एसडीएम ने जब पूछताछ शुरू की तब जानकारी देने से कई बार हीला हवाली की गई। सीसीटीवी कैमरे की जानकारी नहीं दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि मरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर के नाम लिखे हैं वह नहीं है, इसलिए मरीज भी नहीं है। जबकि मौके पर टीम को प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची भी मिली। कई मशीन चालू हालत में दिखाई दी। कुल मिलाकर स्थिति को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। एसडीएम के सख्त रूप अपनाने पर अस्पताल से जुड़े व्यक्ति ने धीरे धीरे राज खोला। यहाँ तक अपनी पुत्री के मेडिकल पीजी की बात कही। लेकिन एसडीएम सदर ने कहा कि वह जब अपने कॉलेज में पढ़ती है तब यहाँ पर उसके द्वारा इलाज कैसे संभव है। अगर वह यहाँ पर इलाज करती है तो कॉलेज से पता लगवाया जाएगा कि वह पढ़ती है कि नहीं। एसडीएम सदर ने किसी भी प्रकार के मानक के न होने के बावजूद इलाज होने पर कहा कि अगर किसी भर्ती मरीज के साथ अनहोनी हो जाएगी तब प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए अस्पताल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डॉक्टर तो कोई अवेलेबल है तो ओपीडी का चल रहा है। ओपीडी नहीं है, ये सुबह का नंबर लगाए थे, 2-3 पेशेंट से उनका पट्टी वगैरह हम करके बाकी वो घर भेज दिए सर। वो सही है। आपके पास कोई रजिस्टर नहीं है? उसका बीएसपी में पेशेंट का ऐसा बीएसपी तो होगा ना, लिखे होंगे, दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी होगी ना, क्या पर्चा जो चलेगा? लेके चला जाता पेशेंट हम अपने पास जो एडमिट है उसका तो ये वाला भी है, बच्ची किसका? जो एडमिट कर रखे हो। सर वो बच्ची हमारे घर पे झूठ बोल रही है। उसका पहले कहीं ऑपरेशन हुआ था, फिर उसको पकाया तो कल आई तो उसको पट्टी सट्टी पिए हैं करे। आप हमारे डर पे वो कर रही तो मैं आप लोगों से सब नहीं लगा सकता। आप पेशेंट को एडमिट किया है तो कुछ एडमिट उनका बना होगा, प्रिस्क्रिप्शन बना होगा। नहीं वो इंजेक्शन वगैरह सब लेके आए थे हम अपने वहाँ से जो है उनको मतलब कलपाट टेबलेट की वजह से शांति की बस और बात नहीं करना चाहिए। हाँ चला दिखाता हूँ नहीं हमारे वहाँ ये रोडवेज पर होता है। मुबारक 10 सवाल पूछेंगे तो 10 जवाब अब पूरा रूम पूरा आप है नहीं तो कुर्सी बैठने का अधिकार। सर चूंकि मैं मालक हूँ घूमने नहीं जाता हूँ, कहीं भी बैठ जाता हूँ। अधिकार नहीं, आप देख रहे हैं मरीजों को बेशक नीचे बताइए, उनके खिलाफ मुकदमा अच्छे से हो जाएगा उसमें, ताकि कोई और हिम्मत ना कर पाए बिना रजिस्ट्रेशन के देखने। तो यहाँ पे कांड हो जाए तो हम लोग पसंद हम लोग चेक नहीं करते। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश के आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने 20 नवंबर को 9 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक होंगे। भाजपा के संगठन ने इस उपचुनाव में बहुत मेहनत की है और इसका परिणाम भी उसके अनुरूप आएगा। बीजेपी इस उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। भाजपा कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। भाजपा का संगठन हमेशा तैयार रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार है और उनकी तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार कर रहा है। वहीं उन्होंने विपक्षियों खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव परिणाम उनके अपेक्षा के विपरीत होता है तो वह ईवीएम को दोष देते हैं और जब अनुकूल होता है तो कोई दोष नहीं देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह लोग बंद कमरे में बैठकर चुनाव की तैयारी करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, केवल बैठकर मौका तलाशते हैं, सरकार की कमियों को निकालते हैं। पार्टी सदैव जैसे करती है, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से लेती है और संगठन अपना काम करता है। हम किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते। यह उपचुनाव जो है
विधानसभाओं का, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई चुनाव कोई उपचुनाव भी है, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठापरक है। और हम सब ने, संगठन के लोगों ने बहुत मेहनत किया है। परिणाम आपके सामने आएगा। परिणाम निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, योगी जी की सरकार के प्रति उनके मन में, मोदी जी की सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति जो भावनाएं हैं, ये डबल इंजन की सरकार, सारी योजनाएं जो धरातल पर उतरती हैं, हर गरीब का भला हो रहा, हर गरीब की मदद हो रही। वो आखिरी व्यक्ति जिसकी कल्पना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे, आज वो अंत्योदय का सपना साकार हो रहा है। तो मुझको लगता है कि एक समाज के अंदर जो भावनाएं हैं लोगों को, किसान की मदद हो रही, महिला मातृशक्ति की मदद हो रही, सबके मन में एक निर्णय फैसला जनता ने कर लिया है। परिणाम आपके सामने आएगा तो देखेगा कि बहुत ही ऐतिहासिक और चमत्कारिक फैसला। मतदाताओं के लोग के लेके आप क्या कहना चाहें, किस तरह से मतदाता निकले अपने? मतदाताओं को ये है कि वो सारे लोग वोट डालें। वोट ये महापर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए उनके मन में कसक न रह जाए कि वो कुछ सोचते हैं और कर नहीं पाते। तो अपनी मन की भावनाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में परिवर्तित करने का जो यह चुनाव है, उसमें वो अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सुबह से लेकर शाम तक जो वोट का समय है, सब लोग वोट डालें। हम लोगों ने तो ऐसे भी लोगों से अपील किया है कि जो लोग परदेसी हैं, जो लोग नौकरी करने बाहर जाते हैं, कम से कम इसी बहाने वो घर लौट के आएँ और वोट डालें, तो उनको अच्छा लगेगा कि वो अपने गांव भी घूम लिए और वोट भी डाल लिए। सर, अखिलेश यादव ने जो है भाजपा के अध्यक्ष हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा नई नई बातें करते हैं। चुनाव जब वो हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, चुनाव जब जीतते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं देते। तो उन लोगों की बातें समय और मौसमी होती हैं। चुनाव आता है तो बोली और भाषा बदल जाती है, लेकिन चुनाव के बाद जनता से उनका कोई वास्ता और सरोकार नहीं होता। न जनता के बीच में रहना, सिर्फ वो मुद्दे तलाशते रहते हैं। वो इस ताक में रहते हैं कि कब सरकार से उनको कोई ऐसा मौका मिले कि वो आलोचनाएं करें। वो घर में बंद कमरे से बैठकर सिर्फ और सिर्फ योगी जी की सरकार की और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आलोचनाएं करते हैं। और वो लगातार, मैंने आपसे कहा कि 14 के बाद 14, 17, 22, 24 ये जो चुनाव हुए हैं, 19, ये उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव में लोगों के वो मीलों पीछे छूटते जा रहे हैं। थोड़ा सा उत्साहजनक परिणाम आया तो बोली और भाषा बदल गई है, लेकिन देखिएगा यह चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक परिणाम देगा उत्तर प्रदेश के लिए। दुखद है, आपका विभाग बहुत दुखद है, और सरकार ने इसको संज्ञान लिया है। जाने अनजाने उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल में फायर सिस्टम को फिर से अपग्रेड करना होगा। और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने जाके मौके पर तत्काल गए, वो संज्ञान लिया है। और मुझको लगता है कि इस घटना से सबक लेते हुए सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के हर अस्पताल के आईसीयू में, सीसीयू में जो इस तरह के इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, उन सबको बहुत ही गंभीरता से लेकर उनको अपग्रेड करके और फायर सिस्टम को पूरे प्रदेश के अस्पतालों के लिए एक बड़ी कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल और कि आजमगढ़ में जो झोला छाप हॉस्पिटल हैं, जिनके पास अवैध डिग्रियां हैं और डिग्री नहीं है, वो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, सीएमओ बंद कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर ओपन हो जा रहे हैं। किन कारणों से हो रहे हैं, क्या इसका भी संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, अगर वो इस तरह का अपराध करते हैं तो सरकार उनको ऐसे अपराध करने की कभी इजाज़त नहीं देगी। और वो डाल पात का ये खेल जो है ना, मैंने कहा कि एक दिन उनको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि दोबारा जीवन में ऐसी गलतियाँ, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर अगर किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं तो ये बहुत बड़ा, सरकार इसके लिए लगातार अभियान चला रही पूरे प्रदेश में। और हम जब तक इसको एकदम मिटा नहीं देंगे, इस तरह की जो विषमताएं हैं, इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको मिटाने तक सरकार अपना काम सर बंद हो रहे हैं मगर दूसरे दिन ओपन हो जा रहे हैं, इसका भी संज्ञान लिया जाए। उनके खिलाफ कर, मैंने कहा ना कि कभी ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर दोबारा खोलने की हिम्मत ऐसे लोग नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार के संज्ञान में आते ही उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। आजमगढ़ के वार्ड नंबर 23 फराज टोला में नगर पालिका की लापरवाही ने स्थानीय निवासियों को नारकीय हालात में जीने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ गंदगी के अंबार, जाम पड़ी खुली नालियाँ और धंसी हुई सड़कों की ये तस्वीरें नगर पालिका प्रशासन की नाकामी का जीता जागता सबूत हैं। इलाके में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं।
नगर पालिका ने यहां सफाई व्यवस्था को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है, जिससे यह इलाका कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। मोहल्ले में बदबू और गंदगी के कारण डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, लोग ला के कूड़ा फेंकते हैं। अब मना करने के बाद कहते हैं तुम्हारा है, लेकिन दरवाजा मेरा है। बच्चे मेरे बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते हैं, बोलने पे कहते हैं कि थोड़ा दूर फेंको, नहीं कूड़ा वाला भी यहीं पे लाके पलट देता है। तो क्या करें, मना करने पे कोई मानता नहीं है। यह कूड़ा कितने वर्षों से यहाँ फेंका जा रहा है? अरे कम से कम 5-6 साल 7 साल हो गया। अच्छा, तब से हटा नहीं कूड़ा? तब से हटा नहीं, पहले तो बहुत कम था, अब तो बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इस समय डेंगू का प्रकोप भी हाँ चल रहा है। अक्सर करके बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुखार है, टाइफाइड है, अक्सर करके लगा रहता है, लैट्रिन उल्टी है, हमेशा चलते रहता है। मोहल्ले की साफ सफाई कैसी है? मोहल्ले की साफ सफाई तो झाड़ू वाले तो आते हैं, बेचारी साफ करके जाती है, लेकिन उसके साफ करने से कोई मतलब नहीं, फिर भी वैसा ही पड़ा रहता है। ये पटिया उटिया टूटी है तो ज्यादा दिन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। नालियां जाम हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। खुले नाले हर दिन दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं और गंदगी से बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पानी सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन से जुड़े कनेक्शन पाइप जगह जगह से टूटे हुए हैं, जिससे पानी का भारी दुरुपयोग हो रहा है। इंटरलॉकिंग सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश के दौरान चलना तक मुश्किल हो जाता है। धंसी हुई सड़कों और गड्ढों की वजह से रोजाना बच्चे और बुजुर्ग गिरकर घायल हो रहे हैं। यह समस्या स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के दौरान वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जीतने के बाद कोई भी जनता की समस्याओं को सुनने तक नहीं आया। गड्ढा उड्ढा गिरने से, नाली उली टूटने से बाबू अचानक जाके अष्टमी के दिन हमार गोड़ जाके टूट गए है, काभी तक ले भी नबे दवा करत है ला देखला। अच्छा। हाँ अचानक गईली, बस गिर गईली। कितने साल से ये रोड खराब है? ये रोड, अरे ये रोड तो धीरे धीरे 2-2.5 साल से खराब है रोड। कोई सुनना, कोई ना। गंदगी भी बहुत? हाँ गंदगी भी बहुत है। हाँ तो आए दिन लोग बीमार भी होते हैं? हाँ बहुत बीमार, भी तबीयत खराब, बच्चे उच्चे के लोग के तबीयत खराब होला, से बुजुर्ग लोगन के, सियाने लोगन के, सबके तबीयत खराब हो जाला। देखिए, फरास्टोले में पिछले 20 वर्षों से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ 20 वर्ष पहले जो है यहाँ पे काम हुए थे, यही मेन रास्ता है, ये 2005 में जो है ये हुआ था। लेकिन आज के समय में देखेंगे कि तो यहाँ के फरास्टोले की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है और यहाँ के नाली पटिया टूट गए हैं, इंटरलॉकिंग एकदम खराब हो चुका है। अभी देखेंगे ये मेन रास्ता है, ये यहाँ का मेन रास्ता है, लेकिन अगर कोई अचानक में रात बिरात कोई आता है तो यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। हम लोगों ने जो है यहाँ के चेयरमैन साहब को जो है कई बार अवगत कराया गया, लेकिन चेयरमैन साहब कोई जो है मानने को तैयार नहीं थे, ना तो यहाँ निरीक्षण कभी करने आए, नहीं तो ये देखे हैं। कम से कम उनको आके मौके पे ये देखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे समस्या क्या है। वहाँ जैसे कि आप लोग अभी देख के आए होंगे, उस गली में पूरी नाली टूटी हुई है, पटिया टूटा हुआ है, एकदम नाली एकदम बैठ गया है। तो समझिए मेन रास्ता पे आने जाने का ये समस्या होगा। चुनाव हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई काम फरास्टोले में नहीं हुआ। अच्छा जी, जैसा कि इसमें डेंगू का प्रकोप भी चल रहा है तो लोग बीमार भी होते होंगे, और पटिया की टूटने की वजह से कम हमने वहाँ लोगों का बात भी लगा हुआ है जिस तरह से। देखिए, डेंगू मलेरिया जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि देखिए जब नाली पटिया टूटी रहेंगी, जब नाली पटिया टूटेंगी तो गंदगी जब जाएगी, उस गंदगी से ही मच्छर पैदा होते हैं, और जब मच्छर पैदा होकर घरों में जाते हैं तो डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी उत्पन्न होगी। और ये कमियां जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि की है, जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है कि जो हमारे वार्ड का अगर कोई समस्या हो रही है तो उस वार्ड में हम किसी न किसी रूप में काम करवाएं। लेकिन आज तक देखा जाए, इसके पूर्व में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य जो है इस वार्ड में नहीं हुआ है। इस वार्ड का हर एक गली खराब हुआ है, हर एक रास्ता खराब है, कोई काम। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। उनकी मांग है कि नगर पालिका प्रशासन तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे, नालियों की सफाई और मरम्मत कराए
टूटे पाइपों को बदले और जर्जर सड़कों की मरम्मत करे। फराज टोला की यह स्थिति साफ दिखाती है कि नगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद ली हैं। और ये मेरे बगल में घर, ये देखिए नाली पूरा एकदम जाम है, पूरा कूड़े करकट से, कोई सफाई नहीं। सरकार तमाम दावे करती है, विकास हो रहा है। देखिए कोई दावा नहीं, बस सब अपना झोली भर रहा है, बस कोई दावा नहीं। ना यहाँ नगर पालिका चेयरमैन और अध्यक्ष और जो यहाँ जो सभासद है कोई भी यहाँ दिख नहीं रहा। देखिए नाली पूरा जाम है। अरे कम से कम 15-20 वर्षों से हैं, लगातार वही जीतते आए हैं और ठीक भी है, मगर कहने का मतलब कम से कम आपको विकास, जब आप आ रहे हैं वोट लेने के लिए तो कम से कम आप एक बार देखने के लिए भी तो आए। क्या है वहां देखिए नगर पालिका का जो पानी जा रहा है, जो जल का पानी जा रहा है, वो भी कटा हुआ पाइप के जगह हम लोग सही करवाते हैं। ये पत्थर की पटिया हम लोग रखवाए, उनकी तो पटिया गिट्टी वाली है, मगर अब हम लोग कितना कर सकते हैं, बार बार ये खराब होता है। काम में भी जो कराते हैं उसमें कुछ कमियां रहती हैं। काम देखिए भैया, काम क्या कमियां है तभी ना बताइए। पटिया भी नया नया बन रहा है, टूट जा रहा है, इसीलिए हम लोग पत्थर का लाके रखे, वो नहीं ना टूटे। अरे बहुत समस्या, देखिए कितना नाली टूट गया है। हम लोग जाते हैं, महेंद्र का है ना प्रधान, तो हम कहते भैया बनवा दीजिए सड़क। या तो मेरे पति का भी पैर टूट गया इसी में गिर के, उनके बच्चा है ना, उसका बच्चे उसमें पैर पड़ गया, उसका पैर पूरा फट गया। वर्षों से ये अरे वो 5 साल से ऊपर हो गया। हाँ मतलब आज कितना यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से 2 चक्का से ले तो 3-3 लोग औरत लेके गिर जाते हैं। एक आदमी इसमें लंगड़ था, उसमें गिर के फंसा था, हम लोग उठाए। रोज है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है नाला में। क्या करें, अब महेंद्र के जाते तो वो बोलते हैं हमको वोट दे ले, कहा कि हम तो नरिया सड़किया बनवाएंगे। इसी तरह बोलते हैं। हाँ इसी तरह बोलते, सबके सामने बोलते हैं। साफ सफाई भी होती है कि नहीं? हाँ वो आती है, थोड़ा झाड़ के कूड़ा यहाँ लगा देती है, वहाँ लगा देती है, चली जाती है। बोलने पर तो क्या बोलूं, खड़ी हुई है, पानी चल रहा है तो डेंगू का इसमें प्रकोप भी चल रहा है। अरे सबके घर में बीमारी है, सब बुखार से मर रहे, कोई टाइफाइड है, कोई डेंगू का, मलेरिया, पूरा घर में पूरा देखिए जांच करके पता लगाइए, सबके घर में डेंगू, कोई का मलेरिया, कोई का टाइफाइड, पूरा घर में है, पूरा लाइन से पूरा है। दवा छिड़काव करने वाले आते हैं? नहीं, मच्छर वाला तभी ना कहीं दवा छिड़के आवत रहे बड़ा। माय भारत के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग आजमगढ़ व नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में जनपद स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन मंगलवार को संपन्न हुआ। उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं साइंस मेले का आयोजन सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर में संपन्न हुआ। जनपद स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ जिलाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल द्वारा मां वीणा वादिनी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सुल्तान सिंह ने मुख्य अतिथि एवं कलाकारों का स्वागत करते हुए जनपद स्तरीय युवा उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं साइंस मेला के बारे में बताया।
बैटरी देंगे, अभी बैटरी मिलेगी तब चलेगा। मुख्य अतिथि श्री कृष्ण पाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा कल्याण विभाग एवं नेहरू युवा केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं साइंस मेला के माध्यम से गांव एवं शहर में छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यह एक सराहनीय प्रयास है। प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण परीक्षित खटाना मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले कलाकार अपने जनपद, मंडल, राज्य एवं देश का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है। प्रतियोगिता का संचालन देवेश कुमार मिश्र, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजेंद्र यादव, प्रबंधक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज रमाकांत वर्मा, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनीश कुमार मौर्य, ब्रजेश यादव, माय भारत स्वयं सेवक आदि उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ माय भारत के सक्रिय युवा स्वयंसेवक दीपक प्रजापति को माय भारत पोर्टल पर अधिकतम रजिस्ट्रेशन करने तथा जिला स्तर पर भी उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र, शाल तथा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं साइंस मेले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विजेताओं को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, 2047 तक भारत विकसित देश बने, विकसित राष्ट्र बने और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, इसी सोच के अंतर्गत उसी सपने को पूरा करने के लिए तमाम विद्यालयों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारा जा सके, उन्हें तराशा जा सके और तराश करके देश के विकास में उनका योगदान लिया जा सके। इसी के लिए यह कार्यक्रम है। साइंस मेला के अंतर्गत बच्चों ने जो तैयारी किया है, वास्तव में उनकी कल्पनाएं कहाँ तक जाती हैं ये समझ से परे है और हम लोगों के समझ से तो एकदम परे है। उनकी कल्पनाशीलता देख करके दंग रह जाता है मन कि इनके अंदर जो सोच है कि भविष्य में दुनिया कैसी होगी, भविष्य में देश कैसे होगा, उसमें हम कैसे सरवाइव कर सकेंगे, हमारी क्या भूमिका होगी, ये अजीब कल्पनाशीलता देख करके मन बार बार यहीं रुक जाता है। उनकी सोच, उनका वो देख करके, उत्साह देख करके, लगन देख करके और बच्चे जिस तरह से एकाग्र हैं अपने काम पर, वास्तव में तबीयत बहुत प्रभावित। मेहनगर थाना क्षेत्र के भदसारी गांव में शौच के लिए जा रहे वृद्ध की बाइक से टक्कर होने से मौत हो गई। मेहनगर थाना क्षेत्र के भदसारी गांव निवासी 62 वर्षीय राजदेव सरोज पुत्र स्वर्गीय बहादुर सरोज सोमवार की रात 7 बजे घर से पैदल शौच के लिए नहर की तरफ गए थे। जैसे ही वह नहर पर पहुंचे ही थे तभी तेज रफ्तार से आती बाइक की टक्कर होने से घायल हो गए। परिजन उन्हें लालगंज टिकरगा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक एक पुत्र एक पुत्री का पिता था। मृतक के भाई ने बताया कि बाइक सवार पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार की माली हालात ठीक नहीं है, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। वो लैट्रिन करने, शौच करने जा रहे थे जो नहर पे, अपने नहर पे, और पीछे से स्पीड गाड़ी आई, 2 चक्का और मार दिया, सीधा गिर गए, फट गया, उनका सर फट गया और शरीर में चोटें आ गई। महाराज नहीं, वहाँ अस्पताल ले गए, वहाँ पे मृत घोषित किए। कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। या गाड़ी पकड़ी गई कि भागी? नहीं पकड़ी गई गाड़ी। क्या चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि देखो आर्थिक सहायता, ये लोग बहुत कमज़ोर हैं, बहुत आर्थिक स्थिति इन लोगों की इतनी नाजुक है जो कि उनको सारी जितनी सुविधा मिल जाए कम है, और जांच करके सुविधा दें, हम नहीं करें, हमारे कहने पर दें, जांच करके सुविधा दें और फिर इसके बाद कार्रवाई करें। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाव रेलवे फाटक पर तिलक समारोह से घर पैदल जाते समय ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत हो गई। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो गांव निवासी लालचंद प्रजापति उम्र लगभग 50 वर्ष सोमवार की रात 10 बजे के लगभग महुआ गांव से तिलक के कार्यक्रम से पैदल घर जा रहे थे। वे जैसे ही सठियाव रेलवे फाटक पर पहुंचे ही थे तभी उत्सर्ग ट्रेन से कटकर मौत हो गई।
पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। मृतक 4 पुत्र 2 पुत्री का पिता था। वो हमारे जीजा जी हैं, लालचंद प्रजापति, उम्र उनकी 50 वर्ष थी। ये छठियाँ फाटक के पास अपने रिश्तेदारी समझाने जा रहे थे और उसी के उपरांत ये घटना घटी। ये अमीलों के रहने वाले थे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।